तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 1 की क्विक रिवीजन। इसमें हम क्या देखेंगे कि मतलब बस 20 से 25 मिनट में ना इस चैप्टर को पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे कि मतलब बेसिक इसमें क्या-क्या है, पेपर में क्या-क्या आ सकता है। अगर तुमने मान लो कि पूरी पढ़ाई जैसे पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है? लेकिन अभी तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है ना, तो इसमें ये देखेंगे हम कि कैसे-कैसे क्वेश्चन हैं जो आएँगे पेपर में आने के। जैसे प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे, जैसे ये टाइप के क्वेश्चन प्री बोर्ड में आए थे, या फिर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक रूट वाला क्वेश्चन चैप्टर 1 से, वो सारे इसमें जल्दी-जल्दी डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? अगर बाय चांस 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है? इसमें क्या है कि प्रोडक्ट मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन छुड़वा दूँगा। क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं तुम्हें बेसिक बता दूँगा कि इस टाइप का आ गया तो करना क्या होगा, ठीक है? अब देखो इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना है। ये 2 एग्ज़ाम्पल लिए मैंने, बुक के हैं सारे क्वेश्चन इसमें, ठीक है? तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइज़ेशन कैसे करते थे हम लोग? ऐसे रखते थे इसको, 140 को रखा यहाँ पे, ठीक है? अब प्राइम फैक्टर यानी कि हम सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ करेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे करके। तो ये 2 के टेबल में आएगा, इवन नंबर है, 70 हाफ हो गया। फिर से 2 के टेबल में आएगा 35। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के में भी नहीं आएगा, सीधा 5 और 7, 7 वन ज़ा 7, ठीक है? जैसे इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाले, तो हमें क्या बताना है, इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन मतलब इसके प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करते हुए इसके फैक्टर्स बताने हैं सारे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इस फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर, दो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लगा दी। अगर 5 बार होगा तो 2 की पावर 5 लगा देंगे, ठीक है? इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल टू, तुम यहाँ पे लिख सकते हो पूरी लाइन यहाँ पे इससे पीछे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ, तो ये सब लिखेंगे, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का ही, इसको करते हैं 3 8 2 5। अब देखो 5 है, यानी कि सबसे पहली बात तो ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि ये ओड नंबर है। 3 पे देखते हैं, 3 पे कैसे देखा जाता है कभी भी कि इन सब नंबर को प्लस करो, जैसे कि 3 + 8 11, 11 + 2 कितना हो गया 13, 13 और ये कितना हो गया 5 18, यानी 18, 18 3 के टेबल में आता है तो ये भी आएगा, ठीक है? तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब फिर से देखते हैं, 3 के टेबल में मिल जाएगा, ये 2 और 1 3, और ये 12, 3 और 12 कितना 15, यानी ये भी 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा, अभी भी ये 3 के टेबल में जाएगा। देखो ये 3 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये हो गया मिलके दोनों 9, 9 और 2 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो यानी कि अब हम इसको 3 के टेबल में आगे नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये 5 पे जाएगा क्योंकि अगले हो 2 और 3, 3 के बाद सीधा अगला प्राइम नंबर हमारा 5 है, ठीक है? तो ये 5 पे आ गए हम लोग। 5 की बात करेंगे तो ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 8 ज़ा 40 और 2 बचेगा तो यहाँ पे 5 आ गया 25, ठीक है? अभी फिर से 5 की टेबल में चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा, यहाँ पे 17 आ गया, 17 हमारा प्राइम नंबर है तो सीधा 1 पे चला गया। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 8 2 5 इक्वल टू क्या बना हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, जिसको हम अगर उस फॉर्म में लिखेंगे सही तरीके से ऐसे, तो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, 3 2 बार है, 5 2 बार है और 17, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को तुम ऐसे डिस्कस करोगे, ठीक है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड में भी 1-2 अलग-अलग टाइप के प्री बोर्ड, मतलब अलग-अलग स्कूलों के प्री बोर्ड में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि देखो 2 नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे कि 2 नंबर को ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बारिश भी शुरू हो गई, ठीक है? तो इसमें सीन क्या है कि देखो 2 नंबर है, उन्हीं को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपस में, यानी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर आएगा निकल के, क्या इन दोनों नंबर का ही अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या वो बराबर आएगा? बिल्कुल, हमेशा हर बार ही बराबर आएगा, ठीक है? तो तुम्हें देखना क्या है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सबसे पहली बात तो, ठीक है? वो हम बाद में कर लेंगे, पर पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना जरूरी है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले इसको करते हैं हम, ये 336 को, यहाँ पे हमने 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका 54 का भी करेंगे। 54 का कर लेता हूँ पहले, 2 मिनट में हो जाएगा। ये 27, ये 3 पे गया, ये 9, ये फिर से 3 पे गया और ये 1, ये 3 के टेबल में 1, यानी कि इसकी बात करेंगे तो ये तो 2 3 3 आ गया इसमें। इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 पे जाएगा क्योंकि 6 है लास्ट में। अच्छा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा और 2 8 ज़ा, फिर से 8 है तो 2 पे जाएगा, तो 2 8 ज़ा और 4 ज़ा, अब फिर से 2 पे जाएगा 42, फिर से 2 पे जाएगा इसका हाफ 21, 21 2 पे नहीं जाता, अभी सीधा 3 पे जाएगा 7 और 7 हमारा फिर से प्राइम नंबर है 1। तो इसके नंबर आ गए ये कई सारे, ठीक है? ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, जैसे इसके नंबर में और इसके नंबर में पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम ऑफ ये जो 2 नंबर है हमारे पास 3 3 6 एंड 5 4 इन दोनों का जो एलसीएम होगा, सबसे पहले तो वो देखेंगे जो दोनों में कॉमन हिस्सा होता है ना,
जैसे कि कॉमन हिस्सा है वो हमारे पास HCF है, लेकिन LCM का मतलब कुल मिला के जो भी आएगा इनका वो सारा LCM होगा। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहली बात तो एक इसमें है 2 और इसमें है 2, यानी कि 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन है, ये मैंने एक बार लिखा। जो दोनों में एक ही बार आएगा ना, मतलब मिल गया, जैसे एक बॉक्स बन गया ये, तो इसको मैं एक ही बार लिखूँगा, दोनों काउंट हो गए। अगर वो पेयर नहीं बनेगा तो फिर हम उसको बाकी सारे अलग से लिख देंगे, ठीक है। इसकी बात करें 3, क्योंकि और तो 2 है नहीं इसमें, ये जो 3 है ये इसमें 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो एक बार तो 3 हो गए, मतलब सिर्फ एक बार लिख रहा हूँ और ये दोनों का एक ही काउंट हो गया इसमें, ठीक है। अब ना इसमें 2 बार 3 बचा, ना इसमें कुछ बचा जो सेम उसके साथ है, 3 और ये 7 है, ठीक है। तो बचे हुए सारे लिख दो, 2 2 2 7 और 3 3, यहाँ पे 2 2 2 7 और 3 और 3, तो ये आएगा इनका एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये नंबर। और HCF क्या होता है हमारे पास? HCF होता है जो सिर्फ उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सिर्फ कॉमन जो हिस्सा होता है वो, यानी कि देखो इसमें 2 एक बार कॉमन है दोनों में, और 3 एक बार कॉमन है बस, यानी कि 3 2 6। तो ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा HCF है, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें और इन LCM HCF को मल्टीप्लाई करें तो क्या वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना होता है एक तरीके से। चेक क्या करना मतलब, अगर आएगा ही आएगा तो मतलब निकालना है एक तरीके से। तो LCM और HCF देखो, अब मैं दोनों नंबर लिखूँ यहाँ पे, तो 3 3 6 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू, LCM कितना है अपने पास? LCM है ये 3024 और मल्टीप्लाई HCF कितना है 6। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास यही आएगा। अगर तुमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया होगा तो तुम्हारा आंसर हर बार सेम आएगा। मैंने क्या किया, दोनों नंबर लिखे हैं यहाँ पे, ये 2 नंबर, ये वाले, ये 2 नंबर, इनकी मल्टीप्लाई, और ये LCM और HCF निकाले हमने, तो ये यही आया सेम, ठीक है। इसमें देखो बस होता क्या है ना सीन, कि LCM HCF क्या होता है, कॉमन हिस्सा होता है, कि HCF में सिर्फ ये 2 लिखा, यहाँ पे कॉमन सिर्फ उतना ही लिखेंगे। इसमें 3 3 आ रहा है तो सिर्फ एक बार 3 लिखा। HCF कॉमन हिस्सा एक बार में लिख के साइड करते हैं। LCM का सीन ये होता है कि LCM में देखो क्या होता है, जैसे जो कॉमन है वो तो एक बना के लिख दो, जैसे ये एक बार 2 आ गया तो एक लिख दिया, एक बार 3 आ गया तो एक बार लिख दिया, बाकी सब बचे हुए सारे लिख दो फिर एक एक बार, वरना ये वाले 2 तो 2 बार थे, पर LCM में क्या सीन होता है, सिर्फ एक ही बार लिखिए। शायद तुमने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ये क्वेश्चन इसकी तरह सेम, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ में आना चाहिए कि LCM HCF का मल्टीप्लाई हमेशा दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हमें, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द LCM एंड HCF, LCM और HCF ही निकालना। अच्छा, ये और अच्छी बात है कि अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी भी दिक्कत हुई होगी ना कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे उसी चीज़ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अभी, और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि इस चीज़ की और प्रैक्टिस यहाँ पे भी हो जाएगी। मतलब ये इस मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस यहाँ पे, और LCM HCF निकालना यहाँ पे भी सीख लेंगे। अच्छा, 8 का निकालते हैं। 8 का क्या आएगा, 2 4 2 1, यानी कि 8 का क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 8 आ गया 2 की पावर 3, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। 9 पे आते हैं। 9 में क्या सीन बनेगा, यहाँ पे 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 3 1 से 3, ये आ गया यहाँ पे ऐसे। तो 9 का क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 9 हो गया 3 की पावर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 25 पे आते हैं। 25 ना 2 पे आता है ना 3 पे, सीधा 5 पे आता है। 5 5 से 25, तो फिर से ये 5 पे ही जाएगा 1, यानी 25 का क्या बना हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 5, जो कि हमारे पास आ गया फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब LCM निकालते हैं। पहले इन सब का निकालते हैं LCM, और फिर निकालेंगे हम इनका HCF और ये LCM, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि HCF की बात करें, अगर HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि कॉमन कितने हैं इसमें। देखो इसमें 2 2 2 हैं, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है। क्या इनमें से कोई भी एक किसी में सब में आ रहा है? देखो ना इसके पास 5 है, ना इसके पास 2 है, ना इसके पास 3 है। एक में 5 है तो सारी 5 है, एक में 3 है तो इसके पास दोनों ही 3 है, ठीक है। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है किसी के पास भी। अगर मैं एक आदमी 2 सबके पास होता ना तो मैं उठा के इसमें एक जहाँ पे 2 लिख देता, जो हाईएस्ट कॉमन करते हैं, कि जैसे मैंने क्या किया था, इस 2 को उठा के एक बार रख दिया था, 3 मिला तो 3 को भी रख दिया, यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको बोल देते हैं 1, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। 1 को मैं इनसे मल्टीप्लाई कर दूँ 25 को, फिर 1 से, तो फिर से 25 आ जाएगा। मतलब 1 से तो सारे डिवाइड होते हैं। LCM की बात करते हैं। अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो LCM क्या आएगा, देखो LCM देखो हम क्या करते थे, पहले तो कॉमन उठा के लिख दिए, फिर बाकी सारे लिख दिए। अब इधर कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या, सीधा सारे लिख दो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 8 और ये हो गया 9,
8 9 से कितना होता है 72। 72 को हमें किससे करना है मल्टीप्लाई 25 से। ये करके देख लेते हैं यहाँ पे 72 को ऊपर रख देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 ये 25 से करते हैं सीधा 50 का 5 और 25 7 से कितना होता है ये होता है हमारे पास 175 यानी कि 180 तो ये आ गया 1800 ये इनका एलसीएम आ गया। कुछ कॉमन होता तो मैं इकट्ठा लिखता बाकी बचे हुए एक एक करके लिखता लेकिन जब कुछ है ही नहीं कॉमन तो फिर सीधा ही मैंने सारे ही लिख दिए ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग एक और इस क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या है कि इफ HCF ये दे रखा है HCF ऑफ इन दोनों नंबर का ये है समझ रहे हो HCF ऑफ ये दोनों नंबर यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 1 2 पता है हमें ये दोनों पता है और HCF भी पता है एलसीएम निकालना है। देखो HCF ऑफ इन दोनों का ये है 9 एलसीएम निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि अगर हमें ये फॉर्मूला पता है ना तो काम बहुत ईजी हो जाता है। ये लिखा मैंने यहाँ पे इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF क्लियर। सबकी वैल्यू रखो पहला नंबर 306 दूसरा नंबर 657 LCM पता नहीं है उसको LCM ही लिख देंगे HCF हमारा 9 है क्लियर। अभी देखो ये 9 यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे ये 9 कर रहा है मल्टीप्लाई इस 9 को ले आओ इसके नीचे यानी कि इन दोनों के नीचे वो क्या करेगा डिवाइड आके सीधी सी बात है यहाँ पे जाके 9 डिवाइड में आ जाएगा। अब इनको इस तरफ को जो भी हम सोल्व करेंगे ना यहाँ पे काट पीट के वो हमारा एलसीएम आ जाएगा सीधी सी बात है। अगर ये फॉर्मूला पता हो जैसे कि मान लो कोई दो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और एक नंबर दे रखा है तो एक काम करो एलसीएम एचसीएफ यहीं रखो ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को नीचे भेज दो जो सेकंड वाला नहीं पता है फर्स्ट वाला नहीं पता उसको वहीं रखे रहो तो उन सबको काट पीट के जो आएगा वो नंबर आ जाएगा ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं देखो ये 3 के टेबल में जाएगा तो 3 3 सा ये भी 3 के टेबल में जाएगा 3 1 सा 3 0 और 3 2 सा 6 3 1 सा 3 ये भी चला जाएगा 3 के टेबल में तो 3 3 सा 9 और 3 4 सा 12 यानी कि बस 34 को इससे मल्टीप्लाई करना है 657 से 657 से अगर मैं 34 को मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 4 7 सा 28 2 और 4 5 सा 20 2 22 2 और 4 6 सा कितना होता है अपने पास 4 6 सा हो जाएगा 24 26 3 से करेंगे तो 3 7 सा कितना होगा 3 7 सा 21 2 3 5 सा 15 और 2 17 1 3 8 सा 19 आ जाएगा यहाँ पे ये 8 3 3 2 2 ये इसका आंसर आ गया। तो यानी कि जो एलसीएम होगा इन दोनों का अगर तुम लोग वैसे भी निकालोगे अगर एलसीएम इसी तरीके से तो वही आएगा एलसीएम इक्वल टू दिस क्लियर ठीक है। ये जल्दी से हमने ये सब पढ़ा। अब एक काम करेंगे कि जैसे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पे डिस्कस करेंगे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पहली बात तो ये समझ लो ठीक है। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि जब प्राइम फैक्टर निकालो तो उसको मल्टीप्लाई में लिखो या फिर ये एक एलसीएम एचसीएफ दे रखा है इनमें से एक निकालनी वैल्यू ये वाली या फिर दोनों को ही निकाल के चेक करना है कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं या फिर ये। और अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जल्दी से उन पर भी आते हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं इसके बाकी जो क्वेश्चन है मेन उन पे ठीक है। देखो एक तो ये रूट वाले क्वेश्चन जो मैं तुम्हें पहले बता रहा था इनको इरेशनल प्रूफ करना होता है और ये दो टाइप के अलग क्वेश्चन है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए मतलब आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से यूनिक क्वेश्चन है थोड़े से अलग क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में जनरली ऐसे ही होता है कि थोड़े अलग क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं हमेशा से ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन मतलब यूनिक ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं है पर ऐसा है कि एक एक ये पर वो मैंने एक एक ही उठा लिए कि अलग है ना क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है जैसे एक क्वेश्चन ये है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 ये जो भी इन सबको सोल्व करने के बाद एक बड़ा सा नंबर आएगा क्या वो एक कंपोजिट नंबर है ठीक है। एक हमें बताना है कि 6 की हम कितनी भी पावर रख दें क्या वो कभी 0 से एंड हो सकती है और बाकी ये इरेशनल वाले क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें एक साथ समझा ही दूंगा ठीक है। अच्छा इस पे आते हैं सबसे पहले कि हमें ये समझाना है कि भाई ये जो नंबर आएगा बड़ा सा वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो होता है जो क्या होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता जिसके एक से ज़्यादा कई सारे फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं ठीक है। अब पता कैसे लगाएं कि इसके फैक्टर कई सारे हैं ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे जैसे है वैसा का वैसे उतार के यहाँ पे रखो। एक कॉमन काम करना होगा मतलब बेसिकली एक सेम काम करना होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे जहाँ पे भी प्लस है ना तो इसमें से कॉमन ले लो इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या 13 इसके पास भी 13 इसके पास मैंने 13 ही बाहर कॉमन ले लिया ठीक है। यहाँ पे बच गया 7 इंटू 11 इंटू 1 क्योंकि ये तो बाहर आ गया प्लस यहाँ पे भी 1 क्योंकि ये भी 13 बाहर आ गया 13 13 की जगह पे 1 और 1 लिख दिया मैंने ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता इनमें ठीक है। ये 13 मैंने यहाँ रखा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 और मल्टीप्लाई फिर से 1 तो वो भी 77 और 1 यानी कि 78 यानी कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे ठीक है। अब इतना तो हमें पता चल ही गया कि जो भी नंबर आएगा
वो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई होने के बाद ही आएगा, यानी कि वो इन दोनों के टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो क्लियर हो गई बात कि पहले कि इसके एक से ज़्यादा तो फैक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी अगर मैं थोड़ा इसकी फैक्टराइज कर दूँ, क्योंकि 13 तो तेरह एक प्राइम नंबर है, लेकिन 78 को अगर मैं थोड़ा सा ओपन कर दूँ, एक तरीके से इसके प्राइम फैक्टर निकाल दूँ, तो क्या बनेगा? इसकी जगह पे लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारे, क्योंकि 13 6 ज़ा 78 होता है, 6 के भी अगर 2 हिस्से कर दिए जाएँ तो कितना हो जाएगा? 2 और 3। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके कितने सारे ऐसे नंबर हैं जिनके कॉमन टेबल में ये जो भी नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो इन सब के टेबल में आएगा। 1 2 3, 1 तो मैंने लगा दी क्योंकि 1 में भी आ जाएगा वो, ठीक है। चलो फैक्टर में तो है ही, ठीक है, तो 1 में आ जाएगा, 2 3 6, मतलब इससे तो ये पता चल गया कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। मतलब तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन को डेली ऐसे करना है कि पहले वो नंबर लिखा, हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन लेने को दिया होगा, बीच में कहीं प्लस लगा रखा होगा, तो कॉमन वाला हिस्सा बाहर निकाल दो। तो ये यहाँ पे जो भी आएगा उसको यहाँ पे सोल्व करके लिखो, इसके फैक्टर बना दो कई सारे, फिर यहाँ पे दिखा दो कि भाई वो जो नंबर है उसमें 13 के टेबल में भी आएगा, 13 में 13 तो 2 बार है, चलो इसमें भी इधर बाहर 3 में भी आएगा, 2 चाहिए होता है हमें कोई भी, एक और उस नंबर के अलावा कोई सा एक भी मिल जाएगा ना तीसरा, तो काम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वो कई सारे टेबल में आएगा, तो ये हो गया। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। अगर इसमें क्या बोला कि 6 की पावर हम कोई भी कर दें तो क्या वो कभी ज़ीरो बन सकती है? देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पहले थोड़ा-सा, एक तो मैं हिंट देके थोड़ा कर देता हूँ क्लियर, कि अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आता है। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 216 आता है। यानी कि कुल मिला के जब भी अगर इस 36 के पीछे जो 6 है, इस वाले को 6 से मैं करूँगा मल्टीप्लाई, तो बाहर तो 6 ही आने वाला है हमेशा। फिर चाहे कितने भी नंबर लिखा है, पीछे 6 लिखा है, मैं उसको फिर से 6 से करने जाऊँगा तो वहाँ तो नीचे 6 ही आने वाला है। तो ज़ीरो तो कभी नहीं आएगा, ठीक है? ये तो क्लियर है, पर प्रूव कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें बोला क्या है कि 6 की किसी भी यहाँ पे n की जगह पे मैं कुछ भी रख दूँ, n की जगह पे 10 रख दिया, यानी कि 6 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, पता है कि बाहर तो 6 ही रहने वाला है, ठीक है? और n कोई भी नंबर यूज़ करने को बोला है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ, देखो, पहले मैं तुम्हें इसका बेसिक बता दूँ कि कैसे-कैसे होता है। किसी को कोई भी नंबर है जिसके एंड में 0 आता है, कभी भी कोई भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है तो उसमें क्या होता है कि जो उसी नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन करें ना, कोई भी नंबर जिसमें 0 आता है, तो उसका एक ना एक प्राइम फैक्टर में 5 आएगा, कैसे भी आ जाए। अब देखो, जैसे 10 है, 10 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे तो 2 और 5, 20 है तो 4 और 5, 4 के भी 2-2, यानी 2-2 5, 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन करूँ, देखो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम नो, कि ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ द factorization must be needed factorization must be need 5 इन them लिख दो, चाहे उन सब में 5 होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड लिखो, मतलब पूरा करते हुए इसको, एंड 6 की पावर जो n है ना, वो किसके बराबर हो सकती है? 2 इंटू 3 की पावर n के। अब देखो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि जो 6 की पावर n है, इस यहाँ तो पता है कि भाई पावर लगाएंगे तो 6 से 6 ही मल्टीप्लाई होने वाला है, लेकिन क्या मैं 6 को भी अगर तोड़ दूँ तो इनमें कहीं 5 दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसमें 5 कहीं भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे नो लिख रहे हैं। सीधा से इसका इतना सा लॉजिक था कि क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हम, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि 6 से 6 मल्टीप्लाई कितनी बार करते रहेंगे तो बाहर तो 6 ही रहने वाला है। रीज़न क्या लिखेंगे? पहली बात तो लिखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कभी 0 आएगा। फिर रीज़न करेंगे बिकॉज़ द फैक्टराइजेशन मस्ट बी नीडेड, उसमें 5 होना चाहिए, उनमें 5 होना चाहिए। और 5 का क्या सीन है कि इनमें तो अगर मैं 6 को भी अलग करूँ 2 हिस्से में तो तब भी 5 नहीं आ रहा, तो आगे मल्टीप्लाई में तो कहाँ ही आएगा, वो तो पता ही 6 से ही करना है बार-बार मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, 3 नंबर में आते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या सीन है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, एक लॉजिक लगाएंगे और वहीं से सोल्व कर देंगे। देखो, हमें इतना पता है कि √2 इरेशनल नंबर है जिसमें रूट लग जाए और जो रूट स्क्वायर रूट ना निकाला जाता हो, डेसिमल में आता हो, जैसे कि √4 है, 4 तो 2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर है। √9 है, 3 का स्क्वायर रूट है, वो भी रैशनल नंबर है, लेकिन √7 हो गया, वो तो रैशनल नहीं है फिर, ठीक है, वो इरेशनल हो गया। तो हमें इतना पता है कि जैसे ये √5 है, √2 है, ये तो इरेशनल है, ये तो हमें पक्का पता है। इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम करेंगे लेट सबसे पहले हमें बोला कि इसको इरेशनल प्रूव करना ना, तो हम उल्टा करेंगे, लेट 7√5 इज़ रैशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर इसको रैशनल नंबर माना है तो रैशनल नंबर क्या होता है? वो p/q की फॉर्म में होता है।
रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, यानी कि बस 2 नंबर ऊपर, ऐसे पी बाई क्यू से कंफ्यूज मत हो, कोई 2 नंबर, ठीक है, जो कि जिसमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, कि जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि वो को प्राइम होने चाहिए, यानी कि इसका मतलब है कि आपस में आप उससे ज़्यादा ना कट रहे हैं। जैसे कि 10 और 20 है, वो अभी भी 2 के टेबल में आते हैं, तो वो कितने कितने बने, 5 और 10, वो अभी भी 5 के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में ना आते हो, ना कट रहे हो सेम टेबल में, ठीक है। तो अब क्या सीन है, इसको क्वेश्चन को करते कैसे हैं, रेशनल माना तो पी बाई क्यू के इक्वल रख दिया, यहाँ पे बस रूट को अकेला करना होता है, बस यहाँ पे मैंने √5 रखा, ठीक है। पी बाई क्यू के पास मैं 7 को भेजूंगा, 7 वहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे नीचे पी के पास डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे मैंने 7 क्यू लिख दिया, सीधी बात है, क्लियर, इतनी बात समझे। अब हमें इतना पता है कि ये तो रैशनल नंबर है, 7 वहाँ पे क्या वो भी रैशनल नंबर है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देन, या फिर यहाँ यहीं लिख देता हूँ, नाउ पी बाई 7 क्यू is a rational number and √5 is an irrational number, ठीक है। एंड ये लिख दिया हमने कि वो इरेशनल नंबर है, और रीज़न क्या, रीज़न तो हमने बता दिया कि ये जो है वो रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अ रैशनल नंबर, यहाँ पे मैं छोटे शब्दों में लिख देता हूँ, अ रैशनल नंबर is never equal to irrational number, so our assumption is incorrect। तो हमारी जो सोची समझी assumption थी, जो हम मान के चल रहे थे, वो गलत साबित हो गया। सीधी बात है कि देखो, ये अगर ये पूरा का पूरा रैशनल इसको माना, ठीक है, पी वाई क्या हो तो रैशनल है ही, हमें पता है। 7 वहाँ पे क्या, 7 एक नंबर है, 7 एक नेचुरल नंबर है, वो भी रैशनल है, तो यहाँ पे सारा रैशनल इकट्ठा हो गया, और ये तो इरेशनल हमें पता ही है, ठीक है। तो क्या कभी रैशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं, ठीक है। अब नहीं हो सकता, तो जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। सेम काम यहाँ नीचे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर, बस क्वेश्चन रिपीट वाला सीन है इसमें, ठीक है। ये आ गया, इसको लिखेंगे यहाँ पे 6 + √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल मान लिया है। 6 को उधर भेज दो, मैंने बोला रूट को बस अकेले करो कैसे भी करके, √2 को यहाँ रखा, पी बाई क्यू के नीचे, यहाँ पे 6 माइनस में आ जाएगा, सीधी बात है, वहाँ पे प्लस में था, वहाँ पे जाके माइनस हो गया। अब ये सारा का सारा ये रैशनल नंबर है, ये सारा का सारा ये इरेशनल नंबर है, और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो सेम वही सारी लाइनें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी कि ये रैशनल नहीं हो सकते। तो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी प्रूव हो गया। और इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि ये तो चलो, ये थोड़ा सा इसमें स्टेप कम होते हैं, उसमें थोड़े से स्टेप ज़्यादा होते हैं, कि सिर्फ √3 इज इरेशनल, इसको प्रूव करो, √5 इज इरेशनल, इसको प्रूव करो, या फिर √7 इज इरेशनल, इसको प्रूव करो। अच्छा, ये मैंने पहले से इसकी वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसमें तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहीं आ रही होगी वीडियो, उसको चेक कर लेना। वो भी ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं है, बस उस सब को क्लियर कर लो, उस वीडियो को देखो, और ये जो इसमें छोटे छोटे टॉपिक जितने भी थे, इन सबको देख लिया होगा, तो तुम्हारा एक तरीके से बोर्ड के लिए हल्की प्रिपरेशन हो ही जाएगी। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा पेपर बढ़िया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतनी, दैट्स इट।